नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रशिक्षु दरोगाओं की पासिंग आउट परेड की गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ परेड में शामिल हुए हैं। 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रशिक्षु दरोगाओं की पासिंग परेड की गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सलामी ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस एकेडमी पीटीएस और पीटीसी में पासिंग आउट परेड के बाद 2,764 दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए हैं। पुलिस एकेडमी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली, जबकि पीटीएस में 889 महिला दरोगा के बैच को एडीजी और सतीश गणेश ने शपथ दिलाई। इसके अलावा पीटीसी में आयोजित परेड की सलामी एडीजी अमित चंद्रा ने सलामी ली और शपथ दिलाई। दरअसल चुनाव से पहले प्रदेश के 11 प्रशिक्षण केंद्रों में लगभग 8,000 दरोगा प्रदेश पुलिस को मिले हैं और आज प्रदेश के सभी 11 पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। मुरादाबाद में 3 प्रशिक्षण संस्थानों में 2,764 दरोगा पास आउट हुए हैं और प्रशिक्षु दरोगाओं की पासिंग आउट परेड की गई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया, ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उप निरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है, जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है, इस पर कार्य कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में एक सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। भदोई सीट से चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी की पार्टी। तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। सपा ने यूपी में भदोई सीट पर टीएमसी को दी है और भदोई से टीएमसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की एक सीट से तृणमूल कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भले ही राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से अलग हटकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी सपा के साथ बात बन गई है। और आज आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कल 6 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके साथ ही एक सीट तृणमूल के लिए छोड़ने का ऐलान किया गया था। भदोई वो सीट है जहां पर तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार उतारा गया है। भदोई लोकसभा सीट से तृणमूल के लिए छोड़ी गई है और इस सीट से टीएमसी का प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। अब ये सीट पर टीएमसी ने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। भदोई सीट से आपको बता दें कि भदोई सीट से ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी प्रत्याशी होंगे, यानी कि पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा के साथ उनकी बात बन गई है और एक सीट सपा में टीएमसी को दी है और भदोई से अब टीएमसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। टीएमसी भदोई से चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी चुनाव लड़ेगी और चाहे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी सपा के साथ बात बन गई है। सपा ने एक सीट टीएमसी को दी है, टीएमसी के लिए एक सीट छोड़ दी है और ये सीट भदोई है, जहां पर टीएमसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ललितेश त्रिपाठी
टीएमसी प्रत्याशी बने हैं, इनको भदोई सीट से उतारा गया है। ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी प्रत्याशी हैं, ये अब भदोई से टीएमसी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में टीएमसी का सपा के साथ बात बन गई है और अब टीएमसी भदोई से चुनाव लड़ेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने देर शाम भदोई सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में टीएमसी ने अपना एक प्रत्याशी उतारा है। भदोई सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया गया है और सपा और टीएमसी में बात बन गई है। आपको बता दें कि सपा ने जब चौथी लिस्ट जारी की थी उसके बाद एक सीट टीएमसी के लिए छोड़ी गई थी। वो सीट है भदोई, जहां से टीएमसी ने अपना उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और अब भदोई सीट से टीएमसी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। तो आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही है, अकेले 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में टीएमसी और सपा के बीच बात बन गई है। सपा ने एक सीट टीएमसी के लिए खाली छोड़ी थी। कल जब चौथी लिस्ट का ऐलान सपा की तरफ से किया गया था तो उसमें से एक सीट टीएमसी के लिए छोड़ी गई थी और वो सीट भदोई है। भदोई से टीएमसी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो यानी कि अब उत्तर प्रदेश में एक सीट से टीएमसी चुनाव लड़ेगी और ललितेश पति त्रिपाठी को टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो टीएमसी अब उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है कि एक सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी कि भदोई वो सीट है जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एक सीट टीएमसी के खाते में आई है और टीएमसी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, टीएमसी ने एक अपना प्रत्याशी भदोई सीट से उतार दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि सपा के पास कोई प्रत्याशी नहीं था कि ये भदोई सीट अब टीएमसी को दी गई है। पंकज जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कल जो समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई उसमें 6 प्रत्याशी घोषित किए गए थे और भदोही 78 जो सीट है वो तृणमूल कांग्रेस का नाम उस पर लिखा हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो जब यूपी में सीटों का जब बंटवारा हुआ 80 सीटों का, तो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई और बाकी बची हुई सीटों पे समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान किया था संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी उस पर चुनाव नहीं लड़ेगी। जो इंडिया गठबंधन के बाकी घटक चल हैं उनको भी सिचुएशन के अनुसार, जातीय समीकरण के अनुसार, क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए उनके भी प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा। और उसी कड़ी में भदोही की जो सीट है वो एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से टीएमसी को दी गई है। और जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भदोही सीट से ललितेश पति त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल की अगर जो बात की जाए तो ढेर सारे जातीय समीकरण होते हैं, कुछ ओबीसी बहुल क्षेत्र है और कुछ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। तो जहाँ सवर्ण बहुल क्षेत्र है वहां पे कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो गठबंधन अपने जातीय समीकरण को साधते हुए नजर आ रही है। वहीं कहीं न कहीं चूंकि यूपी 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है तो इसमें भी जो बाकी सहयोगी दल है उनकी भी भूमिका सुनिश्चित की जा रही है इंडिया गठबंधन के द्वारा। और ये कल समाजवादी पार्टी की लिस्ट में देखने को मिला और अब कहीं न कहीं टीएमसी का उम्मीदवार घोषित हो चुका है। ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे भदोही से। बिल्कुल पंकज, लेकिन अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो वहां पर टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही है। 42 की 42 सीटों पर अकेले प्रत्याशी उतारे हुए हैं। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो ऐसी पहले कोई खबर नहीं थी कि टीएमसी का प्रत्याशी भी उत्तर प्रदेश में एक सीट से चुनाव लड़ सकता है। अचानक इसके पीछे की वजह क्या है? क्या गठबंधन को बनाए रखने और साधने की कोशिश की जा रही है सपा की तरफ से? पंकज बिल्कुल कहीं न कहीं ये गठबंधन धर्म को निभाने की जो बात समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही थी उसी को दिखाने की ये कोशिश है कि जो बाकी बची हुई सीटें थी कांग्रेस को देने के बाद उससे समाजवादी पार्टी अकेले अपना एक छत्र प्रभुत्व नहीं दिखा रही है, बल्कि जो इंडिया गठबंधन, जो विपक्षीय एकता का जो गठबंधन बनाया गया था उसमें जो भी पार्टियां सम्मिलित हैं, उत्तर प्रदेश में जो मजबूत पार्टियां हैं जिनके जिताऊ कैंडिडेट हैं, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी उनको भी
चुनावी मैदान में जगह देगी और उतारेगी, क्योंकि गठबंधन धर्म निभाना है समाजवादी पार्टी को, ये कहना था अखिलेश यादव का। तो कहीं ना कहीं उसी के मार्फत ये जो है कि भदोही की जो सीट है वो तृणमूल कांग्रेस को दी गई है। इसमें देखिए तमाम जो और भी गठबंधन में घटक दल है उनको भी बाकी सीटें जो है कि मिल सकती है, जहां पे अगर जो उनके पास जिताऊ कैंडिडेट हो तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में 16 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शनिवार को नमामि गंगे ने 80 घाट पर गंगा तट की सफाई करके स्वच्छता पखवाड़े का प्रारंभ किया और सुबह ए बनारस के मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नमामि गंगे परियोजना का संपूर्ण विवरण दर्शाती पत्रिका का विवरण किया गया। और इस दौरान स्वयं सेवकों ने गंगा तट से बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्र कर निस्तारण के लिए भेजा है। उपस्थित जन समुदाय को गंगा स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सुबह बनारस के इस सनातनी पारंपरिक सांस्कृतिक मंच पर नमामि गंगे सन 2014 से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नमामि गंगे परियोजना के तहत कार्य हुए और गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत परमार्थ आपको बता दें कि परमाध्य परम धर्माधीश उत्तरायण में ज्योतिषा आपको बता दें कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज ने पदयात्रा की और वृंदावन से दिल्ली तक गए नंगे पांव। और वहीं शंकराचार्य जी महाराज के पद यात्रा के समर्थन में संपूर्ण राष्ट्र में सनातनी धर्म समर्थन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां दंडी सन्यासियों ने सांकेतिक उपवास भी किया। और गाजियाबाद में 15 साल की युवती किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां स्कूल से लौटते वक्त लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई है। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कॉलोनी पर पीड़िता की मां द्वारा एक सूचना दी गई कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री जब स्कूल से लौट रही थी तो उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाले फैजान सना प्यामीन द्वारा बच्ची को हाथ पकड़ा गया तथा बदतमीजी की। इस सूचना पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। और कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन तिरहा में मारपीट कर लूट का मामला सामने आया है, जिसमें दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां समोसे के पैसे मांगने पर दुकानदार से 20,000 रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही जल्द बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। पैसे नहीं दे रहा था, उससे पैसे मांगे तो सारे लड़ने लगा, फिर 8-10 लोगों को बुला लिया। तो आपने कितने लोग थे? हमने 12-13 लोग। क्या मारपीट वगैरह की? क्या मारपीट हमारे साथ भैया हमारे बड़े भाई दोनों जने मारा। और क्या? और रुपये छीन के लेगा, तो गुल्लक में से सब रुपये निकाल लिया। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना देने जा रहे हैं, तब तक आने नहीं घेर लिया हमें। और अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया और पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा के द्वारा जौनपुर शहर क्षेत्र में 10 प्रमुख चौराहों और तिरहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के लिए स्थापित वर्क स्टेशन नियंत्रण कक्ष जौनपुर यातायात पुलिस लाइन को लोकार्पण किया गया। और साथ ही वाजिदपुर तिराहे पर नवनिर्मित यातायात नियंत्रण पुलिस बूथ का भी लोकार्पण किया गया। और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कलाकार रामलला के प्रति अपनी आस्था को दिखा रहे हैं। और इसी क्रम में शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे इंदौर के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित सुधीर व्यास ने अपने भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अयोध्या के रामकथा पार्क में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने ये दमक भजन गाकर रामलला के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नए युग का उदय हुआ है। मेरा एक ही भजन जो प्रभु श्री राम ने सुना है,
जो आशीर्वाद दिया है ये चमक के दमक मैंने बड़े हृदय से गाया है और पूरी जनता ने पूरे विदेश में नहीं विदेशों ने पसंद किया है और उसी माध्यम से मैं आज यहाँ गाने आया हूँ। हमारे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश देश में आप यहाँ से देना चाहते हैं? देश में मैं समझता हूँ कि अभी जब से रामलला यहाँ पधारे हैं तब से देश में नई क्रांति आई है। बच्चाओं में, युवाओं में धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था बहुत बड़ी है। देश में अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने को हैं। आज 16 मार्च को संभवतः चुनाव आयोग आचार संहिता का ऐलान भी कर सकता है और इसी क्रम में आज प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने मंडल के कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसपी के साथ लोकसभा चुनाव की बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के संबंध में आदरणीय मंडलायुक्त साहब, डीआईजी साहब, हमारे जिलाधिकारी साहब, एसपी साहब, सभी लोगों के साथ जो है तैयारियों की समीक्षा की गई और जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, अन्य चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में समीक्षा की गई। इससे पहले भी हम लोग का माननीय इलेक्शन कमीशन के द्वारा बैठक की गई, इसमें कई सारे निर्देश दिए गए। उन निर्देशों का भी अनुपालन किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, उसके बारे में भी समीक्षा की गई। और जौनपुर में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस मुठभेड़ में शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी दौरान पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुल्तानपुर रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल पे 2 युवक आते हुए नजर आए, जिन्हें इनके 2024 को खुटहन तिराए पे एसओ शाहगंज व एसओ सरपतहा वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान सुल्तानपुर रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल पे 2 युवक आते हुए नजर आए, जिन्हें इनके द्वारा रोका टोका गया तो वो एकदम से खुटहन रोड की ओर भागे। इनके द्वारा वायरलेस साइट पर प्रसारित किए जाने पे खुटहन की तरफ से एसओ खुटहन के द्वारा भी उसे घेरा गया कि निजामपुर पे सड़क छोड़ के ये कच्चे रास्ते पे ये दोनों मोटरसाइकिल सवार भागे। 2024 को खुटहन तिराए पे एसओ चंदौली में सकलडिया थाना क्षेत्र के बथावर पुलिया में बड़ा हादसा हो गया, जहां पुलिस स्कॉट वैन और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 पुलिस जवान घायल हो गए, जिनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया और इसके साथ ही पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। चंदौली में नेशनल हाईवे 19 पर बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की दूसरे ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ड्राइवर की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि यह भीषण टक्कर हुई है, 2 ट्रकों की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बहराइच के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत मशहूर लेजर रिजॉर्ट में बड़ा हादसा हो गया। लेजर रिजॉर्ट में निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से मलबे में कई मजदूर दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि 10 घायल मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं 2 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई। साथ ही अभी मलबे में कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, ये अभी पूरा राहत कार्य जारी है। राहत कार्य खत्म हो जाएगा तभी इसमें पूरी एग्जैक्ट संख्या समझ में आएगी। अभी तक जो है अभी तक 2 लोग जो है निकाले गए हैं। अब देखिए, जांच का विषय है, आगे जांच करके इसके बारे में किया जाएगा। अभी हम लोग का पूरा जो है वो राहत और बचाव कार्य पे है। ये बन रहा था कैसे? राहत कार्य जारी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं।
इसी तरह से राहत कार्य जब से पूर्ण हो इसे ये कार्य पूर्ण करा जाए। स्लेब पड़ रही थी लेजर रिस्टार्ट में। रात में पड़ रही थी और छत गिर जाने के बाद मेरे भाई की मृत्यु हो गई। बड़ी मुशक्कत के बाद 2 घंटे बाद निकाला गया। तो उसके बाद उसको मृत्यु डॉक्टर ने घोषित कर दी। लेजर रिस्टार्ट के मालिक घंटों देखने नहीं आए, अनिल केडिया। अभी तक कोई शासन जाने नहीं, देख लिया, हाथ देख लीजिए किस तरीके निकालना है। अभी आदमी उसमें दबा पड़ा है, एक आदमी किस तरीके निकाल के उसको लेकर चले गए हैं, एक आदमी उसमें पड़ा है। कितने लोग दबे हुए हैं अभी देखिए हमारे। और काशी सांसद पीएम मोदी की वजह से काशी में सनातन और संस्कृति के प्रति देश से नहीं अपितु विदेशों से भी पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि हो रही है। वहीं काशी की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। रोजाना 1 लाख की संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम दर्शन के लिए आते हैं और इसके साथ ही गंगा घाट की आरती और यहाँ की लोक संस्कृति से भी जुड़ते हैं। इसी अवसर पर TV27 के संवाददाता आंचल सिंह रघुवंशी काशी विश्वनाथ धाम न्यास के सदस्य वैकुंठ रमण धनपति से खास बातचीत की। लगभग 500 वर्ष बाद रामलला की जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, जिसे ये कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के हृदय में कहीं ना कहीं राम बसते हैं। तो आज हम काशी में उपस्थित हैं काशी विश्वनाथ धाम न्यास के सदस्य वेंकटेश रमन जी के साथ। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम में अभी क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। नमस्कार, मैं के वेंकट रमन। बहुत ही 2014 के बाद हम देखा जाए तो हमारा जो काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी किस लिए जाना जाता है, हमारे गंगा माता और काशी विश्वनाथ जो ज्योति स्वरूप में बाबा बैठे हैं, इनके लिए जाना जाता है। लेकिन जब से 2014 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे काशी के, हम लोग का भी सौभाग्य कि यहाँ के सांसद हैं। निश्चित ही काशी विश्वनाथ मंदिर जो पूर्व में था, जब 1000 की संख्या में लोग आते रहे, तभी उसके बाद दर्शन नहीं हो पाता रहा, क्योंकि बहुत छोटा था, कई मकानें थी, छोटी छोटी गलियां थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया, क्योंकि काशी जाना ही जाता है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में जो भगवान भोलेनाथ की राजधानी है काशी है, जब तक विश्वनाथ मंदिर देवालय का विकास नहीं होगा, काशी का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने संकल्प लेके काशी विश्वनाथ धाम जो भव्य धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उद्घाटन हुआ, उसके बाद देखेंगे तो हमारे काशी की जो काया है, पूरा विकास बदल ही गया है। क्योंकि अनेक दर्शनार्थी चाहे दक्षिण भारतीय हो, क्योंकि दक्षिण भारतीय में तो काशी के प्रति अटूट विश्वास एवं श्रद्धा है। काशी में आना, अपने जिंदगी में एक बार गंगा स्नान करना, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना, उसके कारण क्या होगा, काशी की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत ही मजबूत हुई है। क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो वहाँ का विकास भी होता है। तो इस कुल मिला के काशी में आर्थिक उन्नति हुई है। निश्चित ही आर्थिक व्यवस्था काशी की, जो काशी विश्वनाथ धाम है, उसके बन जाने से बहुत मजबूत हुई है। काशी का जो महापर्व रहा है शिवरात्रि का, ऐसा आंकड़ा लगाया गया कि 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पे उपस्थित हुए हैं। उन पे काशी विश्वनाथ धाम में कैसी रौनक रही, वहां पे श्रद्धालु कहाँ कहाँ से उपस्थित थे, उसके बारे में बताएं। निश्चित ही पहली बार कई सालों के पश्चात इस बार जो महाशिवरात्रि संपन्न हुआ, 10 लाख की संख्या में दर्शनार्थी पूरे भारत से नहीं, विश्व से भी यहाँ पर आए थे। काशी के जो सांसद हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो संसदीय पद से चुने जाने से पहले भी बनारस आए हुए थे और उन्होंने स्वतंत्रता भवन में वटुकों को और यहाँ की कला संस्कृति के लिए सम्मानित किया। प्रथम बार हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से सांसद संस्कृत प्रतियोगिता का हम लोग ने आयोजन किया, जो हमारे विश्वनाथ मंदिर के देवालय में प्रांगण में संपन्न हुआ 2 दिवसीय। उसमें जो प्रथम पुरस्कार, जिनको प्रथम द्वितीय तृतीय आए थे, जो प्रथम विद्यार्थी थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़।